महाराणा कुंभा का जन्म 1423 में। अब आप कालक्रम देख रहे हैं, कालक्रम हमने क्या देखा है 1433, यानी कि शासक 1433 बन रहे हैं, जन्म कब हो रहा है 1423 में। इसका मतलब है महाराणा कुंभा 10 वर्ष की आयु में शासक बन गए। कितनी वर्ष की आयु में? 10 वर्ष की आयु में। जबकि इस समय आप देखोगे 10 वर्ष का बालक स्कूल में सही ढंग से अपने आप जा नहीं सकता, उस समय की ये स्थिति है। जन्म के बाद बात करें पिता, हाँ पिता की बात करते हैं। पिता का नाम है मोकल। जिलवाड़ा के अभियान में मोकल की हत्या हो गई थी। पिछली क्लास में हमने देखा था कि मोकल की हत्या चाचा व मेरा नामक व्यक्तियों ने कर दी। इसके बाद माता सौभाग्य देवी, माता का नाम क्या है भाई? सौभाग्य देवी। ये परमार वंश की राजकुमारी है। कौन से वंश की? परमार वंश की राजकुमारी सौभाग्य देवी, वो महाराणा कुंभा की माता है। ठीक है, उसके अलावा और आगे चलें, हम ये बात जानते भी हैं कि महाराणा कुंभा का सर्वाधिक रुचि है वो संगीत में है। इसलिए संगीत में रुचि है तो संगीत गुरु कोई ना कोई हो सकता है, ऐसे तो होगा ही नहीं। ठीक है, संगीत गुरु होंगे। राजनीति में इतने मजबूत हैं तो राजनीतिक गुरु, संगीत गुरु, राजनीतिक गुरु। अब से है तो संगीत जो गुरु हैं उनका नाम है सारंग व्यास। संगीत गुरु का नाम क्या है भाई? सारंग व्यास। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, मान लो ये जीवन परिचय से ना भी पूछा है ऊपर से, तो यहाँ से तो पूछ लेंगे कि महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे। आपको पता भी होगा एक प्रश्न महाराणा कुंभा से संबंधित बहुत ही मोस्ट होता है, और वो ये होता है कि महाराणा कुंभा जो हैं वो राजस्थान में के इतिहास में प्रसिद्ध हैं वीणा वादक। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? वीणा वादक। जैसे भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं वीणा वादक के, उसके अलावा वीणा वादक था औरंगजेब, किंतु औरंगजेब ने तो संगीत पर प्रतिबंध लगा रखी थी, लेकिन स्वयं वीणा वादक था। ऐसे ही राजस्थान के इतिहास में वीणा वादक जो हैं, वीणा वादक के सिक्के या वीणा वादक जो हैं वो कौन है? महाराणा कुंभा। तो संगीत में विशेष ध्यान है, तो इनके संगीत गुरु जो हैं वो कौन है? सारंग व्यास। बात करें राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु जो हैं वो हैं जैन आचार्य, हीरानंद। राजनीतिक गुरु हैं जैन आचार्य हीरानंद। उसके बाद हम बात करें पुत्र, इनके जो पुत्र हैं, जैसे एक पुत्र है रायमल, आगे जाके बात करेंगे। एक पुत्र है उदा या उदयकरण। जैसे हम बात करें पुत्री कुंभा की, महाराणा कुंभा की जो पुत्री है, पुत्री का नाम है रमाबाई। रमाबाई का भी साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान है, साहित्य के क्षेत्र में रुचि है, इसलिए रमाबाई को साहित्य में वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा और भी हम बात करें तो दरबारी कवि, इतने बड़े विद्वान शासक हैं जो तो जरूर दरबार में कोई ना कोई दरबारी कवि होंगे। तो दरबारी कवि कौन है? देखिए, एक दरबारी कवि है जिनका नाम है सोमदेव, एक है कान्य व्यास, एक है कवि अत्रि, एक है महेश भट्ट। ऐसे अनेक इनके दरबार में दरबारी कवि हैं, और इन्हीं दरबारी कवियों के योगदान से महाराणा कुंभा का जो काल है वो तेज़ी से उन्नति का काल माना जाता है, बहुत ही तेज़ी से। तो देखिए वो बात कर रहे हैं हम, क्या क्या बातें हैं फिर से देख लेते हैं जीवन परिचय में। जन्म हुआ 1423 में, पिता का नाम है मोकल, माता का नाम सौभाग्य देवी, संगीत गुरु सारंग व्यास, राजनीतिक गुरु जैन आचार्य हीरानंद, पुत्र रायमल और उदा। आपको पता हो बाद में उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या भी की थी, इसलिए उसे मेवाड़ में पितरहंता के नाम से जाना जाता है। पुत्री रमाबाई, साहित्य योगदान के कारण साहित्य में वागीश्वरी के नाम से जाने जाती है। दरबारी कवि हैं सोमदेव। कान्य व्यास ने आगे जाकर पुस्तक की रचना की थी, एकलिंग महात्म्य पुस्तक की रचना। वो एकलिंग महात्म्य की शुरुआत तो महाराणा कुंभा ने की थी, लेकिन पूरे की थी किसने? कान्य व्यास ने।
कवियत्री और महेश ने इन्होंने लिखा है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, तो इनकी दरबार में प्रसिद्ध दरबारी कवि रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं उपाधियों की। सबसे पहले उपाधियों की जानकारी, उपाधियों की जानकारी। तो ये जो है इनका अध्ययन थोड़ी देर ठहर के करते हैं, अभी हम ये बात करते हैं। उपाधियों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कुंभलगढ़। क्या है भाई? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, और उसके अलावा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। महाराणा कुंभा की जो उपाधियां हैं उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति से और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। तो देखिए उपाधियां कितनी मिली हैं? 108। ऐसे कहा जाता है राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक उपाधियां किसकी हैं? महाराणा कुंभा की, क्योंकि हर क्षेत्र में अग्रणी है, हर क्षेत्र में अग्रणी है इसलिए। तो देखिए क्या क्या उपाधियां मिलती हैं। सबसे पहली उपाधि है अभिनव। ध्यान देंगे, अभिनव। अभिनव का मतलब नया। अभिनव भट्टाचार्य। संगीत और साहित्य में रुचि रखने के कारण इनकी उपाधि पड़ी अभिनव भट्टाचार्य। भट्टाचार्य कोई साहित्यकार है और अभिनव यानी नया, ये नया साहित्यकार है। दूसरी उपाधि है प्रसिद्ध उपाधि। दूसरी प्रसिद्ध उपाधि है राणो रासो। राणो रासो। राणो रासो की उपाधि है वो है विद्वानों का आश्रयदाता है। विद्वानों का क्या है? आश्रयदाता। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इनकी उपाधि हमें मिलती है क्या? राणो रासो। और उपाधियों की चर्चा करें। उपाधि नंबर 3। उपाधि नंबर 3 हमें मिली है हाल गुरु। हाल गुरु तो क्यों है ये? गिरि दुर्गों का, गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण। महाराणा कुंभा गिरिदुर्ग यानी कि पर्वतों के जो दुर्ग हैं, आप ये भी जानते हो कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए हैं। तो गिरि दुर्गों का स्वामी है, इसलिए हाल गुरु के नाम से उपाधि प्राप्त होती है। नेक्स्ट उपाधि की बात करें, नंबर 4 हिंदू सुल्तान। महान हिंदू शासक होने के कारण इनकी उपाधि क्या है? हिंदू सुल्तान। और हिंदू सुल्तान कहने वाले लोग जो हुआ करते थे वो मुस्लिम लोग हुआ करते थे। मुस्लिम आक्रमणकारी आस पड़ोस के जो मुस्लिम क्षेत्र है आस पड़ोस में, वो लोग कहा करते हैं हिंदू सुल्तान। फिर जो प्रमुख जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं वो उपाधियाँ ये 4 ही हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी उपाधि है, जैसे हम कह सकते हैं छाप गुरु। छापामार युद्ध प्रणाली का प्रशिक्षक होने के कारण, प्रशिक्षित होने के कारण नरपति, गणपति, अश्वपति, महाराणा, ऐसे बहुत सारी उपाधियां हैं। लेकिन उनमें से जो प्रसिद्ध उपाधियां हैं या जो प्रश्न से संबंधित बनती हैं वो 4 बनती हैं। एक अभिनव भट्टाचार्य, एक राणो रासो, एक हाल गुरु और एक कौन सी भाई? हिंदू सुल्तान। अब अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता है? संगीत में रुचि है। किस में रुचि है? संगीत में रुचि। राणो रासो विद्वानों का आश्रयदाता, स्वयं विद्वान है। उसके अलावा हमने यहाँ चर्चा भी की है कि कुछ विद्वान हैं और भी बहुत सारे विद्वान हैं इनके दरबार में। तो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण हाल गुरु यानी कि गिरिदुर्गों का स्वामी है। हिंदू सुल्तान जो है वो है महान हिंदू शासक। महान हिंदू क्या है? शासक। ये होने के कारण इनको हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अब 10 वर्ष की आयु में शासक बने हैं, तो 10 वर्ष की आयु में शासक बने हैं तो निश्चित ही कोई ना कोई समस्या आएंगी, निश्चित ही कोई ना कोई चुनौती आएंगी। तो देखिए जब शासक बने तो आपको यहीं पर बात कर लेते हैं या चुनौतियों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसको एक बार देख लें, आप मिटा देते हैं। अगले विजय अभियान, सैनिक अभियान कर सकते हैं या समस्याएं कर सकते हैं, कोई सी भी हेडिंग लेकर चलते हैं।
हाँ, तो हम छोटी छोटी बात कर लेते हैं, या समस्याओं की बात कर लेते हैं, चुनौतियों की बात कर लेते हैं, या अभियानों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये थोड़ी सी समस्याओं की बात कर लेते हैं। इनके जब शासक बने तो क्या समस्या थी? तो देखिए, आपको पता है कि रणमल जो मारवाड़ का राजा है, हम बात कर भी रहे थे, रणमल। या पहली समस्या नंबर 1, चाचा व मेरा। समझ गए होंगे आप। चाचा व मेरा ने कुंभा के पिता का नाम था मोकल की हत्या की थी, और वो हत्यारे आज भी अगर स्वतंत्र घूम रहे हैं तो फिर कुंभा का शासक बनना निरर्थक है। वो शासक किस काम का जो अपने पिता के हत्यारों का बदला नहीं ले सका, पिता के हत्यारों का पतन नहीं कर सका। तो पहली समस्या होगी चाचा व मेरा। इस समस्या से हम एक बात करते हैं। देखिए, मोकल की हत्या होने के बाद कुंभा शासक बना, तो मोकल का जो संरक्षक था वो कौन था? रणमल। मारवाड़ का शासक था वो हंसाबाई का भाई था रणमल। अब ये जो रणमल है ये चुपचाप निकल गया मारवाड़ और रहने लग गया। तो कुंभा की दादी, महाराणा कुंभा की दादी कौन हुई? हंसाबाई। लाखा की पत्नी है, मोकल की माँ है और कुंभा की दादी है। उसने अपने भाई को पुनः बुला लिया कि भाई आ जाओ, कुंभा राजा बन गया, तुम्हें क्या कह रहा है? तो रणमल आ गया, और रणमल आकर महाराणा कुंभा का क्या बन गया? संरक्षक। महाराणा कुंभा ये भी जानता था कि रणमल जो है वो राज्य में हस्तक्षेप कर रहा है। क्या हस्तक्षेप कर रहा है? सिसोदिया सरदारों, कौन से सरदार हैं? सिसोदिया सरदारों को हटाकर राठौड़ों को राज्य में नियुक्त कर रहा है। अधिकतम जो बड़े पद हैं वो किन को दे रहा है? राठौड़ों को। ये महाराणा कुंभा भी समझता है, उसके अलावा हंसाबाई भी समझती है। पहले से ही इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। तो रणमल के ऐसे मन में भी आया कि पता नहीं कुंभा अपने को मानेगा नहीं मानेगा, इसलिए चला गया था। लेकिन हंसाबाई ने पुनः बुला लिया कि भाई कुंभा जो है वो छोटा है और उनको प्रशासक कोई होना चाहिए, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। अब महाराणा कुंभा को भी काम ठीक लगा कि चलो भाई रणमल का भी, ये दोनों एक तरीके से कुंभा का आंतरिक दुश्मन तो ये हो गया और बाह्य दुश्मन ये हो गए। ये एक तरीके से दुश्मन भी है और रक्षक भी है। इधर ये जो हैं ये तो हैं ये दुश्मन। तो महाराणा कुंभा ने रणमल के हाथों चाचा व मेरा की हत्या, चाचा व मेरा की हत्या किसके हाथों करवा दी? रणमल के द्वारा करवा दी। किसने करवाई? महाराणा कुंभा ने। एक सफलता हाथ मिली कि पिता के हत्यारे हैं वो तो कम से कम मारे गए, पर इनका एक सहयोगी था महपा पंवार। दूसरी समस्या कौन सी है? महपा पंवार। दूसरी समस्या क्या भाई? महपा पंवार। महपा पंवार की समस्या है। तो महपा पंवार जो है चाचा और मेरा की हत्या होते ही भाग कर मांडू चला गया। भाग कर कहाँ चला गया? मांडू। तो सुरक्षित, यानी कि महपा पंवार को नहीं मार सके अभी। तो तीसरी समस्या, अब तीसरी समस्या की बात करते हैं। तो तीसरी समस्या स्वयं है, और स्वयं कौन है? रणमल। कौन है भाई? रणमल। या रणमल को एक मिनट रोक देते हैं। तीसरी समस्या हम ले लेते हैं मालवा की, मांडू या मालवा। यहाँ के शासक जो थे उनका नाम था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। महमूद खिलजी यहाँ का शासक था। ये एक समस्या है। अब महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा का वैसे कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन संघर्ष ये बन गया कि महपा पंवार इसकी शरण में चला गया। महाराणा कुंभा ने आमंत्रित किया कि भाई हमारे जो विद्रोही है वो सौंप दो। इसने मना कर दिया, तो दोनों के बीच युद्ध हुआ। यानी कि महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम था, इसी समस्या में मालवा में चलेंगे, युद्ध का नाम था सांगानेर, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है भाई? सारंगपुर। बहुत परीक्षा में आता है, और परीक्षा में क्या प्रश्न आता है? कब हुआ, कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ है सारंगपुर का युद्ध। किन के बीच हो रहा है? महाराणा कुंभा
कौन कौन है इसमें? चलो हम बात ही कर लेते हैं। सारंगपुर के युद्ध में कौन कौन है? एक महमूद खिलजी, एक कौन है? कुंभा, महाराणा कुंभा। ये सारंगपुर का युद्ध हुआ। इस सारंगपुर के युद्ध में कुंभा की जीत हुई। किसकी जीत हुई? कुंभा की। और इसी जीत की स्मृति में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का। तो विजय स्तंभ की चर्चा हम आगे करेंगे। अभी युद्ध अभियान समस्याएं हैं, इनकी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम ये कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, इसलिए मालवा को पढ़ रहे हैं, नहीं तो बीच में और भी अभियान है, उनकी बात करेंगे हम। ये तो यहाँ से कड़ी जुड़ी कि महपा पवार दूसरी समस्या है और भागकर मांडू चला गया। मांडू ही मालवा है और मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ जिसमें महमूद खिलजी की हार हुई और इस युद्ध की स्मृति में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ में। कौन से गढ़ में भाई? चित्तौड़गढ़ में। अब देखो, अब चौथी समस्या को यहीं पर ले लेते हैं। चौथी समस्या को यहीं पर ले लेते हैं। तो देखिए क्या समस्या है। इनको विजय अभियान में ले लें, समस्या भी ले लें इस प्रकार से। और वो समस्या ये है रणमल की। किसकी समस्या है भाई? रणमल। रणमल धीरे धीरे क्या कर रहा है? अपने विश्वसनीय लोगों को नियुक्त कर रहा है, सिसोदिया लोगों को हटा रहा है। धीरे धीरे कुंभा के मन में भी ऐसे शंका जाहिर हुई कि रणमल कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो रणमल की एक दासी थी। किसकी दासी? रणमल की दासी भारमली। रणमल की दासी का नाम क्या है भाई? भारमली। तो रणमल क्या करता भाई? शराब वराब पीता था। भारमली के पास जाकर शराब के नशे में एक दिन भारमली को बोल दिया कि चिंता मत कर, तू थोड़े दिन में ही रानी बनेगी। ये भारमली डावरिया प्रथा के तहत मेवाड़ में आई थी हंसाबाई के साथ। डावरिया प्रथा जो है, इसका मतलब होता है विवाह के समय जो राजकुमारी के साथ अन्य दासियाँ आती हैं, तो दासियाँ आने की प्रथा डावरिया प्रथा है। डावरिया प्रथा के तहत भारमली मारवाड़ से मेवाड़ में आ गए थे। तो रणमल को भी जानते थे। रणमल ने नशे में बोल दिया भारमली को कि कुछ ही दिनों में मैं कुंभा की हत्या कर दूंगा और मैं राजा बनने जाऊंगा। क्या बन जाएगा भाई? राजा। अब देखिए, भारमली कुंभा को चाहती थी का मतलब है प्रेम किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो सीधी पहुंची और सीधी पहुंचकर किसके पास पहुंच गई? कुंभा के पास। और महाराणा कुंभा को बताया कि देखो सतर्क रहना, नहीं तो जैसे और राजा आ रहे हैं जा रहे हैं तो ऐसे तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। तो महाराणा कुंभा भारमली के साथ मिलकर महाराणा कुंभा ने 1438 में इसी भारमली ने क्या किया? रणमल की हत्या। इसी भारमली ने क्या कर दिया भाई? रणमल की हत्या। कब कर दिया? 1438 में। शराब में कुछ जहर वहर मिला के दे दिया, रणमल पी गया और रणमल की हत्या हो गई। जिस समय रणमल की हत्या हुई तो रणमल का पुत्र, इसका पुत्र, रणमल का पुत्र जो था उसका नाम था राव जोधा। राव कौन? जोधा। राव जोधा यहाँ से भागा। राव जोधा यहाँ से भागा तो उसे मारवाड़ की सीमा पर रोक दिया गया, वापस लाया गया। तो भागकर अपनी बुआ के पास आया। अब सोचा, अब राव जोधा की बुआ कौन है? हंसाबाई। और कुंभा की दादी भी कौन है? हंसाबाई। तो हंसाबाई ने दोनों के बीच मध्यस्थता की। तो वो पांचवी समस्या या पांचवी कुछ वो अभियान या सफलता ऐसी हो जाएगी, उसका नाम होगा आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि 1453। आवल बावल की संधि कब हुई? 1453। अब किसके बीच हुई होगी? एक है कुंभा और एक है राव जोधा। राव जोधा रणमल का पुत्र है और महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक हैं। संधि के तहत ये हुआ कि भाई दोनों अपने अपनी सीमा में रहेंगे। संधि के तहत सोजत को सीमा रेखा माना गया, जो कि पाली में है। सोजत कहाँ है? पाली में। उसको सीमा रेखा माना गया कि इस सीमा रेखा से बाहर कोई सा भी राजा इधर उधर नहीं जाएगा। संधि के तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री, राव कौन है भाई? जोधा। राव जोधा ने अपनी पुत्री, राव जोधा की पुत्री जिसका नाम था श्रृंगार देवी का विवाह है
कुंभा के पुत्र रायमल से होना तय कर दिया। इस प्रकार से संधि हुई 1453 में आवल बावल की संधि। इस संधि की मध्यस्थता करने वाले थे हंसा बाई। एक बार फिर देखेंगे, थोड़ा फिर मिटाएंगे, फिर आगे चलेंगे। समस्याएं ही उपलब्धि हैं, समस्याएं चुनौती हैं, इनको पार करेंगे तो उपलब्धि हो जाएंगी। हमने क्या प्राप्त किया वो यही प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए, पहली समस्या, पहली चुनौती है चाचा व मेरा की, क्योंकि इन्होंने कुंभा के पिता की हत्या की थी। तो कुंभा ने चाचा व मेरा की हत्या रणमल के द्वारा करवा दी। ठीक है, रणमल जो उसका संरक्षक बना था। अब बच गया कौन? महपा पंवार। कहाँ चला गया? मांडू। मांडू या मालवा, यहाँ का शासक कौन था? महमूद खिलजी। इसको पराजित किया कुंभा ने कौन से युद्ध में? सारंगपुर के युद्ध में। बहुत परीक्षा में आता है विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध की स्मृति में? तो सारंगपुर युद्ध 1437। एक तरफ महमूद खिलजी, एक तरफ कुंभा। कुंभा की जीत हुई। अब ये छोटी छोटी समस्याएं खत्म होगी तो अब रणमल उभर कर आ रहा है कि अब मेरे काबू लग सकते हैं, इसलिए कुंभा को महसूस हुआ। दूसरी बात, रणमल की दासी भारमली ने कुंभा को सतर्क कर दिया कि रणमल ऐसा कर सकता है, इसलिए उसी भारमली के द्वारा जहर दिलाकर रणमल की भी क्या कर दी गई? हत्या। ये प्रोग्राम भी खत्म कर दिया गया। रणमल की हत्या हुई तो उसका पुत्र, रणमल का पुत्र कौन? राव जोधा, वो यहाँ से भागा तो उसे सीमा पर रोक दिया गया। तो वापस आया हंसाबाई के पास। हंसाबाई ने दोनों को बिठाकर दोनों के बीच संधि करवा दी। उस संधि का नाम क्या है? आवल बावल की संधि। कब हुई थी? 1453 में। संधि की एक शर्त है, दोनों की सीमा रेखा सोजत मान लिया गया, और दूसरी शर्त है राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से क्या कर दिया? तय। इस प्रकार से कुछ समस्याएं थी जो उपलब्धि में बदल गई। अब यहाँ एक प्रश्न जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे जैसे जिनका संबंध बनता गया वैसे वैसे पढ़ते चले गए। ठीक है, समस्या से शुरू करके अभियानों में चले गए, लेकिन ऐसा प्रश्न आ जाए, महाराणा कुंभा का प्रथम अभियान, प्रथम अभियान। तो महाराणा कुंभा का जो प्रथम अभियान है, विजय अभियान, वो है कहाँ का? आबू का। कहाँ का है? आबू का। आबू का शासक था सहसमल। आबू का शासक कौन है भाई? सहसमल। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि जैसे ये मेवाड़ की सीमा है, इसके पास में यहाँ पर आबू की सीमा है। इस आबू के शासक सहसमल ने मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार से कब्जा कर लिया। महाराणा कुंभा इतना शक्तिशाली है और उसने कब्जा कर लिया, एक समस्या। दूसरी समस्या, जब भी कोई बाहर से आक्रमणकारी आते थे तो सहसमल उनको आने देता था, तो दिक्कत कुंभा को आती थी, इसलिए इस क्षेत्र को जीतना था। तो महाराणा कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान आबू के खिलाफ था। आबू के शासक कौन था? सहसमल। और महाराणा कुंभा ने इस पूरी सीमा को जीतकर आबू के क्षेत्र को जीता और जीतकर मेवाड़ साम्राज्य में शामिल कर लिया। कौन से साम्राज्य में? मेवाड़ में। अब मेवाड़ साम्राज्य में शामिल कर लिया और जीतने की याद में यहाँ की यहाँ उन्होंने 2 दुर्गों का निर्माण करवाया था। हम स्थापत्य कला में पढ़ेंगे। एक दुर्ग का नाम है अचलगढ़ और एक दुर्ग का नाम है बसंती दुर्ग। अचलगढ़ माउंट आबू, बसंती दुर्ग सिरोही। इन दोनों दुर्गों का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था प्रथम सैनिक अभियान के समय। उसके बाद में अगला सैनिक अभियान एक और है। उस सैनिक अभियान का नाम है नागौर, या हम ये कर ले नागौर से संघर्ष। अब आप देखते चले जाएंगे, आबू से संघर्ष हुआ, नागौर से संघर्ष हुआ, मालवा से संघर्ष थोड़ी देर पहले हम पढ़ ही रहे थे, और मालवा से संघर्ष के बाद एक गुजरात से संघर्ष, वो भी हम पढ़ेंगे। तो उस समय हम 3-4 समस्याएं पढ़ लिए थे, ठीक है, लेकिन इस प्रथम को लाना जरूरी था, इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, प्रथम अभियान का परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। और महाराणा कुंभा एक ऐसे शासक हैं जो किसी भी अभियान में हारे नहीं हैं। तो देखिए, नागौर से संघर्ष। नागौर में क्या समस्या थी?
दो भाई थे उत्तराधिकारी संघर्ष में। एक भाई का नाम था शम्स खां और एक का नाम था नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन नागौर का शासक बन गया तो शम्स खां सहायता के लिए किसके पास चला गया? महाराणा कुंभा के पास चला गया। अब महाराणा कुंभा ने उसको वचन दिया कि मैं तेरे को राजा तो बना दूंगा, पर तेरे को अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, कोई नए दुर्गों का निर्माण नहीं करना पड़ेगा, संधि होंगी, कुछ शर्तें होंगी, मानना पड़ेगा। शम्स खां ने स्वीकार कर लिया तो महाराणा कुंभा ने शम्स खां को यहाँ का शासक बनवा दिया। क्या बनवा दिया? शासक। किंतु शासक बनने के बाद में शम्स खां बदल गया, और बदल गया तो इसने क्या किया? महाराणा कुंभा की अवहेलना करनी शुरू की, उल्लंघन करना शुरू किया। इसी वजह से महाराणा कुंभा ने नागौर से संघर्ष किया या नागौर पर आक्रमण किया। नागौर पर क्या किया? आक्रमण किया और जीत लिया। आबू को जीत लिया, नागौर को जीत लिया। तो शम्स खां कहाँ चला गया? शम्स खां चला गया मालवा, गुजरात। शम्स खां कहाँ चला गया? गुजरात। और इस समय गुजरात का जो शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात के राजा का क्या नाम है भाई? कुतुबुद्दीन शाह। अब देखो मुख्य दो संघर्ष हुए, उनको फिर देखते हैं एक बार। एक संघर्ष महाराणा कुंभा का मालवा का, ऐसा समझें, और दूसरा गुजरात का। इन दो को मूल रखें। तो मालवा का क्यों हुआ? फिर से ध्यान मिलाएं। क्योंकि महपा पंवार ने शरण ली थी कहाँ? मालवा में। गुजरात का क्यों हुआ? गुजरात का क्यों हुआ? क्योंकि शम्स खां जो नागौर का राजा है इसने शरण ली थी कहाँ? गुजरात में। तो गुजरात का संघर्ष हुआ। अब जो गुजरात से संघर्ष पढ़ रहे हैं, हमने नागौर से संघर्ष पढ़ा, हमने प्रथम अभियान आबू से संघर्ष पढ़ा, हमने मालवा से संघर्ष पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं गुजरात से संघर्ष। तो देखो गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह है, ये जानता है कि अकेला तो शायद मैं भी महाराणा कुंभा को जीत नहीं पाऊंगा। वो एक इतना शक्तिशाली राजा है, उसको अकेले नहीं जीत पाएंगे। तो क्या किया कुतुबुद्दीन शाह ने? एक संधि की। संधि का नाम था चंपानेर की संधि। कौन सी संधि है भाई? चंपानेर की संधि। पहला प्रश्न आएगा कब हुई? तो चंपानेर की संधि हुई थी 1456 में। कब हुई भाई? 1456 में। चंपानेर की इस संधि में कितने शासक शामिल हैं? एक शासक शामिल है कुतुबुद्दीन शाह और एक है महमूद खिलजी। तो वो महमूद खिलजी भी हारा हुआ है। 6 माह तक बंधक बनाया था महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को। तो चंपानेर की संधि में कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी ने संधि की और बात की कि दोनों मिलकर मेवाड़ को जीत लेते हैं, आधो आधो बांट लेंगे, अपने की दिक्कत है। तो दोनों ने इस प्रकार की संधि तय कर ली और संधि के तहत दोनों ने आक्रमण कर दिया। दोनों ने संयुक्त रूप से आक्रमण किया। तो देखिए आक्रमण होता है तो क्या होता है? बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है भाई? बदनौर का युद्ध। कब होता है? 1457। कब होता है? 1457। बदनौर के युद्ध में बदनौर नामक स्थान पर महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह की संयुक्त आक्रमण, संयुक्त आक्रमण हुआ। फिर भी एक तरफ कौन है? कुंभा। फिर भी कुंभा की क्या हुई? जीत। महाराणा कुंभा ने दोनों को पृथक पृथक रूप से पराजित कर दिया और बदनौर में, कहाँ पर है? बदनौर में कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर बनवाया। बदनौर में कुंभा ने क्या करवाया? कुशाल माता का मंदिर बनवाया। इस प्रकार से ये तो है महाराणा कुंभा का राजनीतिक जीवन, जिसमें राजनीतिक जीवन में आप समझे समस्या भी आ गई, उपलब्धियां भी आ गई। महाराणा कुंभा का मुख्य जो चैप्टर है वो है स्थापत्य और साहित्य। क्या है भाई वो? स्थापत्य और साहित्य।
मुख्य चैप्टर वो है, तो उसको वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हम एक बार देखेंगे पुनः कौन कौन से संघर्ष हुआ, एक बार देख लेंगे उसको। तो देखिए कैसे कैसे हमने पढ़ा था। अभी हम पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा से संघर्ष। महाराणा कुंभा का प्रथम अभियान आबू के शासक का नाम है सहसमल, और सहसमल को आसानी से पराजित किया और उसके क्षेत्र यानी कि आबू को अपने ही क्षेत्र में मिला लिया। फिर कौन सा संघर्ष चला? नागौर का शासक कौन है? शम्स खां। शम्स खां को बनवाने वाले महाराणा कुंभा, लेकिन शम्स खां लाड साहब बड़गु अपने आप को ही सब कुछ सर्वे सर्वा मानने लग गया और महाराणा कुंभा की अवहेलना करने लग गए। इसलिए महाराणा कुंभा ने उस पर आक्रमण किया तो शम्स खां भागा। कौन भागा? शम्स खां। और भागते भागते कहाँ पहुँच गया? गुजरात। तो लड़ाई किससे हो जाएगी? गुजरात से। गुजरात का राजा कौन? कुतुबुद्दीन शाह है। लेकिन वो ये जानता है कि मैं अकेला जीत नहीं पाऊंगा, तो उसने महमूद खिलजी से क्या कर लिया? चंपानेर की संधि। ये चंपानेर की संधि कब हो रही है? 1456 में। इस संधि के तहत अगली साल दोनों ने संयुक्त रूप से महाराणा कुंभा पर आक्रमण किया। कहाँ किया? बदनौर में। बदनौर कहाँ है? बदनौर कहाँ भाई? भीलवाड़ा। यहाँ पर संघर्ष किया, आक्रमण किया। दोनों के संयुक्त आक्रमण को महाराणा कुंभा ने विफल कर दिया। मैंने कहा महाराणा कुंभा किसी भी अभियान में हारे नहीं हैं। 10 साल की उम्र में शासक बने और 10 साल की उम्र से लेकर अपने आप को परिपक्वता तक लाते चले गए, लेकिन कभी भी कदम डगमगाए नहीं। इसी वजह से महाराणा कुंभा को हम इतना मुख्य महत्व स्थान दे रहे हैं, महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। हाँ, संयुक्त आक्रमण को विफल कर दिया, दोनों को जीत लिया। खिलजी को 6 माह तक बंधक बना लिया। कुतुबुद्दीन शाह है, हार गया। तो कुंभा ने वहाँ पर बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवा दिया। कितने ही मंदिर हो गए, एक बार हम चर्चा करेंगे इसके बाद कुछ मंदिरों की, जैसे अब तक जो आ गए उन मंदिरों की चर्चा भी कर लेंगे। तो देखो, जैसे पहला मंदिर जो था उसकी चर्चा कर लेते हैं। एकलिंग मंदिर, एकलिंग नाथ का मंदिर एक। अभी तक कुछ आए हुए मंदिर हैं उनकी बात करें। जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसके निर्माता भोज परमार हैं, लेकिन इसका पुनर्निर्माण मोक्कल ने करवाया था। उसके बाद में इस मंदिर को मोक्कल का समीदेश्वर मंदिर कहा जाने लग गया था। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा माता का मंदिर, कुशाल माता का मंदिर। ऐसे कुछ मंदिर आ गए, ऐसे समझो। अब एक बार ध्यान दे लेते हैं, थोड़ा सा बिठाकर, फिर महाराणा कुंभा के अभियान है, एक बार उनको एक साथ लिखकर हम देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं ये ऐसे कुछ मंदिर आए हैं। तो देखिए थोड़ा ध्यान, आप मैं लिखूँ उससे पहले आप अपने दिमाग में ला सकते हैं इनको कि कौन कौन है, फिर वो गलत आते हैं कि सही आते हैं, वो आगे की बात है। एकलिंग नाथ का मंदिर, बप्पा रावल। जगत अंबिका मंदिर, अल्हट आहड़ में। त्रिभुवन नारायण का मंदिर, भोज परमार। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, जैतल दे तेज सिंह की पत्नी है। अन्नपूर्णा माता का मंदिर, हमीर। कुशाल माता का मंदिर, महाराणा कुंभा। और भी एक आध मंदिर आए होंगे पीछे की क्लास में। अब हम वापस ले लेते हैं इनके अभियानों को, एक साथ लिख के देख लेते हैं। अभी तो हमने समझा इसलिए अलग अलग आ गए, अब एक साथ लिख लेते हैं। हाँ, सैनिक अभियान समस्याएं जो भी हैं उनको एक साथ लिखकर फिर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
तो देखिए ऐसे ले लेते हैं समस्या ऑब्लिक, बाद में वो अभियानों में आ गए। तो इस प्रकार से ले लेते हैं। सबसे पहला आबू पर आक्रमण। आपको देखना है उधर कौन होंगे, राजा कौन होगा, वो बात करेंगे अभी। नंबर 2 चाचा वह मेरा की हत्या। नंबर 3 महपा पंवार से संघर्ष। नंबर 4 पीछे हमने बात भी की थी, सारंगपुर का युद्ध। नंबर 5 नागौर से संघर्ष। नंबर 6 गुजरात से संघर्ष। इस प्रकार से महाराणा कुंभा ने ऐसे इन सब की व्याख्या सहित हम पीछे क्लास में हमने बात कर ली है। अभी तो हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि इनको एक जगह लेकर देख लेते हैं। तो देखिए देख लेते हैं। अब आबू का आक्रमण हुआ तो इस समय आबू का राजा सहस्मर चाचा मेरा की हत्या कर दी गई। महपा पंवार कहाँ चला गया था? मालवा चला गया। मालवा का सारंगपुर का युद्ध किनके किससे साथ किया? महमूद खिलजी। नागौर से संघर्ष कौन राजा था? शम्स खां। गुजरात से संघर्ष कौन राजा था? कुतुबुद्दीन शाह। इस प्रकार से महाराणा कुंभा का राजनीतिक जीवन जो है वो क्लियर हुआ। राजनीतिक जीवन के बाद में अब जो मुख्य टॉपिक जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना होती है वो रह गया, और वो है क्या उसकी हम बात कर ले। वो है स्थापत्य कला और साहित्य कला। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और जो आप समय लगाएं उस समय की कीमत ज़रूर वसूलें। धन्यवाद।